तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेंजी दिखाया जाता है जो कि अपनी नींद से उठ जाता है और पावर उसे ही घूरे जा रही थी और उसके सर से चार चार सिंग निकल रहे थे। अब बेचारे डेंजी को लगने लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन तभी पावर उसे जोर का पंच मार देती है और बताती है कि ये कोई सपना नहीं है। और इस सब के बाद डेंजी पावर को माकीमा के पास लेकर जाता है। माकीमा बताती है कि पावर ने काफी ज्यादा खून पी लिया है, जिस वजह से ये ऐसी हो चुकी है और अगर इसने अपना खून कम नहीं किया तो ये और भी ज्यादा भयानक दिखने लगेगी। माकीमा अब ये फैसला करती है कि जब तक डेंजी के पास कोई पार्टनर नहीं है तो वो उसे एक दूसरा पार्टनर दे देती है और उसका नया पार्टनर था शार्क फिन, जो कि आते ही बाहर उसे गले लगा लेता है। अब वो डेंजी को दबाते हुए कहता है कि आप मेरे मालिक चेनसो हो। डेंजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे जोर का पंच मार देता है। डेंजी कहता है कि सिर्फ लड़कियों के अलावा उसे कोई भी गले नहीं लगा सकता। शार्क फिन वैसे तो किसी का कहना नहीं मानता, लेकिन वो डेंजी की बात मान रहा था क्योंकि उसे डेंजी पसंद था। शार्क फिन भागते हुए फिर से डेंजी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका हर कहना मानूंगा। लेकिन डेंजी इस बार भी उसे साइड कर देता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। माकीमा डेंजी की तरफ देखते हुए पूछ लेती कि डेंजी तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलोगे। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी काफी ज्यादा खुश था और कुछ ही देर में वहाँ पर माकीमा भी पहुँच जाती है। माकीमा डेंजी को देखकर कहती है कि तो तुम फाइनली आ गए। डेंजी माकीमा को देखकर मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। माकीमा डेंजी से पूछती है कि वो कितनी देर पहले आया था। डेंजी बताता है कि वो एक्साइटमेंट के मारे सुबह 5 बजे ही आ गया था। डेंजी माकीमा से पूछता है कि वो यहाँ पर आज क्या क्या करेंगे, तो माकीमा बताती है कि वो सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर मूवीज देखेंगे। डेंजी और माकीमा सबसे पहले कॉमेडी मूवी देखने जाते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग हंस रहे थे। डेंजी को यहाँ पर कुछ भी फनी नहीं लग रहा था और माकीमा को देखकर वो समझ जाता है कि उसे भी ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बाहर आने के बाद डेंजी बताता है कि वो मूवी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और माकीमा भी बताती है कि उसे भी वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। माकीमा अब डेंजी से पूछती है कि क्या वो दूसरी मूवी देखने को तैयार है और ये दोनों दूसरी मूवी देखने चले जाते हैं। इस बार ये लोग एक सैड मूवी देखने गए थे, लेकिन डेंजी को इस बार भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो फिर से माकीमा को देखता है और समझ जाता है कि उसे भी ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। डेंजी बाहर आने के बाद बताते हैं कि उसे ये मूवी भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। माकीमा कहती है कि इस मूवी के अंदर वो ज़्यादा ही रुलाने की कोशिश कर रहे थे। माकीमा बताती है कि अब ये लोग एक और मूवी देखने जाएंगे और ये इनकी आखिरी मूवी होगी। माकीमा बताती है कि ज़्यादातर लोगों को ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन हमें शायद ये मूवी पसंद आ जाए। डेंजी बताते हैं कि उसे ज़्यादातर मूवीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि वो ज़्यादा कुछ फील ही नहीं कर सकता। माकीमा भी बताती है कि उसे भी ज़्यादातर मूवीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन एक मूवी है जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब ये दोनों मिलकर अपनी आखिरी मूवी देखने के लिए पहुँच जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि थिएटर के अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं है। डेंजी उस मूवी को देखने के बाद अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और काफ़ी बुरी तरह से रोने लग जाता है। और डेंजी जैसे ही माकीमा की तरफ देखता है तो वो देखता है कि माकीमा भी रो रही थी। उस मूवी को ख़त्म करने के बाद ये दोनों अपने घर जा रहे थे और डेंजी माकीमा से पूछ लेता है आपको क्या लगता है मिस माकीमा, क्या मेरे पास दिल है। माकीमा कुछ देर तक डेंजी को देखने लगती है और उसके पास आकर उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है। और इतना सब कुछ होते देख डेंजी की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। माकीमा फिर बताती है कि डेंजी के पास दिल है और इस सब के बाद डेंजी रास्ते में चलते समय भी इसी बारे में सोच रहा था और डेंजी के पीछे पीछे उसका नया दोस्त शार्क फिन भी चल रहा था। डेंजी इस सब के बाद रास्ते में कुछ लोगों को देखता है जो कि चैरिटी के नाम पर पैसा मांग रहे थे। डेंजी बताता है कि वो भी चैरिटी के लिए पैसा देगा क्योंकि उसके पास भी दिल है। और ये सब देखकर वो लोग डेंजी को एक फ्लावर देते हैं जो कि डेंजी खा जाता है। इस सब के बाद डेंजी फिर से मिस माकीमा के बारे में सोचने लग जाता है। वो कहता है कि मेरा दिल आज से मिस माकीमा के नाम पर ही धड़का करेगा और वो किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचेगा। और इतने में उस जगह पर काफ़ी ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है। डेंजी अपने आप को बचाने के लिए एक फ़ोन बूथ के अंदर चला जाता है। शार्क फिन अब यहाँ पर नहाने लग जाता है और डेंजी उसे भगा देता है। बारिश से बचने के लिए एक लड़की भी उस फ़ोन बूथ के अंदर पहुँच जाती है और हमारा डेंजी भी उसे ही देख रहा था। वो लड़की अंदर आकर बारिश के बारे में बात करने लगती है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। डेंजी उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही है, तो वो बताती है कि डेंजी की शक्ल उसके कुत्ते की तरह है जो कि अभी कुछ ही समय पहले मर गया। डेंजी को अब ये सारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। वो अपने गले में हाथ डालकर वही फ्लावर बाहर निकालता है जो कि उसने कुछ देर पहले खाया था। डेंजी वो फूल उसी लड़की को दे देता है और उसकी मैजिक ट्रिक देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और इतनी ही देर में बारिश भी बंद हो चुकी थी। वो लड़की अब डेंजी से कहती है कि वो पास ही में काम करती है। वो डेंजी को बताती है कि अगर वो कभी भी यहाँ पर आना चाहे तो आ सकता है। वो डेंजी को अपनी एक ट्रीट देना चाहती है क्योंकि उसने उसे एक फ्लावर दिया। अब हम उस लड़की को जाते हुए देखते हैं जो कि कहीं से जा रही थी बाय करते हुए। और ये पूरा सीन वैसा ही था जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था। ये वही लड़की थी। अब वो लड़की फाइनली अपने काम पर पहुंच जाती है जहां पर उसका बॉस उससे पूछता है कि वो आखिर इतनी देर तक कहां पर थी। उसका बॉस उसे डांटने के बाद उसके कुछ पैसे भी काट लेता है।
उसका बॉस उसे बताते कि उसे टेबल नंबर 4 पर जाकर पानी सर्व करना चाहिए और जैसे ही वो पानी सर्व करने जाती है तो वो देखती है कि डेंजी उसके सामने बैठा हुआ था। वो लड़की अब डेंजी से पूछती है कि वो उससे पहले यहाँ पर कैसे आ गया। डेंजी कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ थैंक यू लेने के लिए आया है। अब वो लड़की डेंजी के बगल में जाकर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए अपने बॉस को कहती है कि बॉस हम दोनों के लिए एक कॉफ़ी लेकर आइए। और ये सब सुनकर उसके बॉस का कुछ ऐसा रिएक्शन था, लेकिन फाइनली उसका बॉस इन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। अब डेंजी फाइनली यहाँ पर अपनी कॉफ़ी पीता है और उसका स्वाद उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लड़की डेंजी से पूछती है कि क्या उसे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, तो डेंजी बताता है कि इसका स्वाद तो बिल्कुल मिट्टी की तरह है। वो लड़की अब डेंजी के कंधे पर मारते हुए कहती है कि डेंजी तुम तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहे हो। ये सब देखते हुए डेंजी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो लड़की उसे बार बार टच कर रही होती है। डेंजी समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो लड़की डेंजी को बताती है कि उसका नाम रीस है। डेंजी अब फाइनली यहाँ पर अपना नाम रिवील कर देता है। वो लड़की बताती है कि वो उसने आज तक डेंजी की तरह इंटरेस्टिंग पर्सन कभी नहीं देखा। डेंजी को यहाँ लगने लगता है कि वो लड़की उसे पसंद कर रही है। डेंजी यहाँ सोच रहा था कि वो लड़की उसके प्यार में ना पड़ जाए, क्योंकि वो तो माकीमा को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम अकाई को देखते हैं, जो कि एंजल डेविल को अपने साथ लेकर जा रहा था ताकि वो कुछ डेविल्स को मार सके, लेकिन एंजल डेविल को यहाँ पर ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। अकाई बताता है कि उसे गन डेविल को पकड़ना होगा, इसीलिए उसे बाकी के डेविल्स को भी मारना ज़रूरी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एंजल डेविल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। इस सब के बाद अकाई उसे डराने लगता है। वो बताते कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी शिकायत हायर ऑफिसर से कर देगा, और अगर तुमने अपने आप को यूज़फुल नहीं दिखाया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब हमें यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकीमा अकाई से कहती है कि उसने पावर को भी संभाला था, इसलिए वो एंजल डेविल को भी संभाल ही लेगा। हम लोग अब अकाई के चेहरे पर एक चोट भी देख सकते हैं, जो कि उसे पावर से फाइट करते वक्त लगी होगी। अकाई एंजल डेविल को अपने साथ लेने को तैयार नहीं था, लेकिन माकीमा बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो किसी भी के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माकीमा अकाई को ये भी बताती है कि जिस जगह एंजल डेविल का जन्म हुआ वहाँ पर एंजल ने सब लोगों को मार दिया था और उन सभी को हथियार में बदल दिया। और यहाँ पर अकी कहता है कैसा हथियार। माकीमा यहाँ एंजल डेविल की पावर्स का जिक्र करने लगती है। वो बताता है कि वो काफ़ी पावरफुल हथियार बना सकती है और उसमें से एक है आकी की स्वॉर्ड, और अगर आकी को गन डेविल को पकड़ना है तो उसे एंजल डेविल की मदद लेने की पूरी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आकी ने एक बड़े से डेविल को मार गिराया था। इस सब के बाद एंजल डेविल आकी के पास आ जाता है और आकी को कहता है कि यहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ है। आकी उस आदमी के पास आकर देखता है कि वो तो एक सिविलियन हंटर है। उस सिविलियन हंटर को इस डेविल ने खा लिया था और वो आदमी अभी भी उसके पेट के अंदर जिंदा था। वो बाकी को अपने आप को मारने को कहने लगता है। अब आकी एंजल डेविल को उसे मारने को कहता है, लेकिन एंजल डेविल बताती है कि इंसान को बहुत दर्दनाक मौत ही मिलनी चाहिए, इसीलिए फिर आखिर में आकी ही उससे जान से मार देता है। आकी अब एंजल डेविल से कहता है कि वो उसके साथ काम करने का और दिखावा नहीं कर सकता, और एंजल डेविल भी कहती है कि वो भी ऐसा नहीं करना चाहती। इस सब के बाद हम फिर से डेंजी को देखते हैं, जो कि एक हफ्ते से लगातार उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर रीस काम करा करती थी। डेंजी लगातार वहाँ पर आ रहा था। रीस उससे यहाँ पर रोज आने का रीज़न पूछने लगती है, तो वो बताता है कि उसे यहाँ का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रीस बताती है कि डेंजी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा गंदा है। इस सब के बाद डेंजी यहाँ पर पढ़ने लग जाता है। डेंजी कहता है कि वो आज तक कभी स्कूल नहीं गया, इसीलिए उसे पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल पता नहीं है। रीस इस सब के बाद एक शब्द लिख देती है और वो था बॉल्स। डेंजी बताता है कि उसे एक ही शब्द आता है जो कि वो आसानी से पढ़ सकता है। डेंजी अब फाइनली बातों बातों में कह देता है कि काश वो रीस के साथ स्कूल जा सकता, और वो चीज़ शायद काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो सकती थी। इस सब के बाद डेंजी खुद ही सोच में पड़ जाता है कि ये उसने क्या कह दिया। रीस अब डेंजी से कहती है कि हाँ वो उसके साथ स्कूल ज़रूर जाना चाहेगी जब रात हो जाएगी, और वो दोनों आज रात को स्कूल जाएंगे। इस सब के बाद डेंजी मन ही मन सोचने लग जाता है कि उसका दिल तो सिर्फ माकीमा के लिए है, लेकिन उसकी बॉडी ये सारी बात नहीं मानना चाह रही। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि टाइफून डेविल के साथ एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। टाइफून डेविल चेनसो डेविल का हार्ट लाने को कहता है, और ये आदमी बताता है कि ये उसका काम कर देगा। ये आदमी चाइना के एक बहुत बड़े डेविल हंटर को ऑलरेडी मार चुका है, और अब ये आदमी डेंजी के पीछे पड़ने वाला है। स्कूल को देखते हैं जहाँ डेंजी जाने की बात कर रहा था और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और अब हम देखते हैं रीस और डेंजी को, जहाँ पर रीस डेंजी को पढ़ा रही थी। रीस डेंजी से अपना पहला सवाल पूछती है, जिसका जवाब वो बड़ी ही आसानी के साथ दे देता है। और इस सब के बाद वो ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिख देती है और फिर वो डेंजी को उसे पढ़ने को कहती है। लेकिन डेंजी तो वहाँ पर ही बैठा बैठा सोच रहा था, तो अच्छा इस टाइप का होता है स्कूल। अब रीस डेंजी से कहती है कि तुम हर समय डेविल्स को मारते रहते हो, बल्कि इस समय तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था।
और जिंदगी के इस समय तुम्हें जिंदगी के मजे लेने चाहिए और दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। लेकिन डेंजी बताता है कि वो अपनी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा खुश है, जब तक कि उसे खाना और सोने की जगह मिल रही है। रीज बताती है कि ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये सारी तो बेसिक चीज है जो कि उसे कहीं पर भी मिल सकती है। डेंजी बताता है कि उसका दिमाग अब गर्म हो रहा है, जिस पर रीज कहती है कि चलो अपन दोनों मिलकर स्विमिंग करते हैं। डेंजी बताता है कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता, तो रीज कहती है कि वो उसे सिखा देगी। रीज यहाँ पर पानी में उतरने लगती है और डेंजी सोचने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो माँ की माँ के साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन तभी रीज डेंजी को पानी में उतरने को कहने लगती है और डेंजी तुरंत राजी हो जाता है। अब डेंजी जैसे ही छलांग लगाता है तो वो पानी के अंदर डूबने लगता है और इस सब के बाद रीज उसे हाथ पकड़कर तैरना सिखाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों फिर से अंदर आ जाते हैं। रीज अब डेंजी से पूछती है कि वो क्या चुनेगा, शहर का चूहा या फिर गाँव का चूहा। और दूसरी तरफ एंजल डेविल भी आकी से सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एंजल डेविल यहाँ पर अपनी ही बात कंप्लीट करने लगता है। वो बताते कि गांव के चूहों को ज्यादा सुविधा नहीं मिलती, लेकिन उसे कभी भी मरने का खतरा नहीं होता। और दूसरी तरफ जहाँ पर शहर का चूहा अपनी जिंदगी मजे में बिताता है, तो उसे मरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। यहाँ पर गांव का चूहा सिविलियन हंटर्स को कहा गया है और शहर का चूहा पब्लिक सेफ्टी को। अब एंजल डेविल अपनी जिंदगी का जिक्र करते हुए बताने लगता है कि वो हमेशा से ही गाँव का चूहा बनना चाहता था, लेकिन माँ की माँ उसे शहर में लेकर आ गई। और दूसरी तरफ डेंजी बताता है कि उसे हमेशा से ही शहर में रहने का शौक था, इसलिए वो शहर में रहेगा। और वो रीज को रीजन बताता है कि शहर ज्यादा मजेदार है और शहर में अच्छा खाना भी है। तब रीज डेंजी से पूछती है क्या उसके लिए हर समय खाना और मजे करना ही ज्यादा जरूरी है। उसकी बात का डेंजी जवाब देता है हाँ। अब रीज बताती है कि शहर में एक फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पर वो डेंजी को इन्वाइट कर देती है। वहाँ पर उसे खाना और मजा दोनों मिलेगा और ये चीज इन दोनों की एक डेट होगी। अब रीज यहाँ से आगे बढ़ते हुए गर्ल्स रूम के अंदर जाने लगती है और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था और इस आदमी के हाथ में चाकू था और ये बताता है कि चलो साथ में बाथरूम चलते हैं। अब दूसरी तरफ डेंजी को आंख बंद करने पर रीज और माँ की माँ दोनों ही दिखाई दे रही थी। रीज यहाँ से उस आदमी से भागते हुए छत की तरफ भागने लगती है और एक जगह जाकर ये दोनों ही लोग रुक जाते हैं। रीज उस आदमी से पूछने लग जाती है कि आखिर उसे चाहिए क्या, जिस पर वो आदमी बताता है कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी चेहरे की चमड़ी चाहिए और तुम्हारी ये आंखें चाहिए। और ये वही आदमी था जिसने टाइफून डेविल के साथ कॉन्टेक्ट किया था और ये यहाँ पर शायद डेंजी को ही मारने के लिए आया है। और ये रीज की आंखें इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसे लगता है कि डेंजी इससे प्यार करता है और उसकी आंख लेने के बाद वो डेंजी को ब्लैकमेल कर सकता है। इतना सब कुछ कहने के बाद वो आदमी रीज पर हमला कर देता है, लेकिन रीज उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। वो आदमी अब नीचे गिरने लगता है और वो उसका गला पकड़ लेती है। रीज उस आदमी का गला दबाते हुए रशियन में कहने लगती है कि मैं डेंजी के साथ डेट पर जा रही हूँ। रीज यहाँ पर अपना पूरा का पूरा प्लान उस आदमी के सामने रिवील कर देती है कि कैसे वो चर्च जाएंगे और गार्डन में भी घूमेंगे और आखिर में वो रात चर्च के अंदर बिताएंगे। इस सब के बाद रीज उस आदमी को जान से मार देती है और तभी टाइफून डेविल रीज को देख लेता है। टाइफून डेविल बताता है कि उसे नहीं पता था कि मैडम रीज यहाँ पर है। रीज उसे तूफान को रोकने के लिए और लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहने लगती है। अगले दिन हम रीज और डेंजी दोनों को देखते हैं जो कि फेस्टिवल में आए हुए थे और यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो फेस्टिवल के अंदर अलग अलग तरह का खाना खा रहे थे। इस सब के बाद ये दोनों ऊंची जगह पर जाकर पूरे शहर को देखने लगते हैं और अब रीज डेंजी से फिर से वही सवाल करती है। उसे अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए, उसे डेविल्स मारने की बजाय स्कूल जाना चाहिए। रीज अब डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ भाग जाने को कहने लगती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि ये दोनों लोग खुश रहेंगे और वो हमेशा डेंजी को प्रोटेक्ट करेगी। डेंजी पूछता है कि हम भाग तो जाएंगे, लेकिन कहाँ पर। अब डेंजी रीज से पूछ लेता है कि आखिर वो उसके लिए ये सब क्यों करना चाहती है, जिस पर रीज बताती है कि वो उसे पसंद करती है। डेंजी यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाता है, जिस पर रीज उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता। डेंजी कुछ देर चुप रहने के बाद उसे बताता है कि वो भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन डेंजी ये भी बताता है कि वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहता। क्या वो उसके साथ भी रह सकता है अपना काम बिना छोड़े। अब रीज डेंजी से पूछने लगती है कि क्या वो किसी और को पसंद करता है। डेंजी सबसे पहले कुछ बोल पाता, रीज डेंजी को किस कर लेती है और इसी सब के साथ आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इस सब के बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। हम देखते हैं कि रीज ने डेंजी की जबान काट ली है और इससे पहले कि वो ट्रांसफॉर्म हो पाता वो उसका हाथ भी काट देती है और इतना सब कुछ करने पर वो उसके गले पर भी एक बड़ा सा कट मार देती है। फिर वो डेंजी से पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है और इस सब के बाद वो डेंजी को फिर से किस कर लेती है। रीज बताती है कि अब वो डेंजी का हार्ट निकालने वाली है, लेकिन तभी जमीन के अंदर से शार्क बाहर निकल जाता है और डेंजी को वहां से लेकर भागने लगता है। शार्क बताता है कि ये खुशबू तो बॉम्ब डेविल की है और उसे इस सब के बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। अब रीज अपने गले पर लगी हुई रस्सी को खींच लेती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से फट जाती है और यहाँ पर रीज ट्रांसफॉर्म होकर फाइनली बन जाती है बॉम्ब डेविल। बॉम्ब डेविल यहाँ पर शार्क से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो उसका शिकार लेकर भाग चुका था। हम यहाँ पर एक फायरबॉल दिखते हैं जो कि शार्क की तरफ आ रहा था। शार्क डेंजी को उठाकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन इस सब के अंदर वो नाकामयाब रहता है।
और जैसे ही उसे लगता है कि वो बॉम्ब डेविल से नहीं भाग सकता तो वो वहाँ पर लड़ाई करने का फैसला करता है। बॉम्ब डेविल शार्क फिend को भागने का मौका देती है। वो कहती है कि वो डेंजी को छोड़कर यहाँ से भाग सकता है, लेकिन शार्क ऐसा करने को तैयार नहीं था। शार्क ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बॉम्ब डेविल उसके सर पर मार देती है, जिस वजह से एक ही अटैक के अंदर शार्क वहीं पर खत्म हो जाता है। और इतनी ही देर में वहाँ पर सिविलियन हंटर्स आ जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने किसी को मार दिया है, इसलिए वो रिपोर्ट करने लग जाते हैं। बॉम्ब डेविल उन लोगों को वहाँ से जाने का मौका देती है, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जाते, जिस वजह से वो उन लोगों पर लेजर पॉइंट कर देती है और यहाँ पर ये सभी के सभी सिविलियन हंटर्स मारे जाते हैं। और इतनी ही देर में वो नज़रें पीछे घुमाती है तो वो देखती है कि शार्क और डेंजी दोनों ही वहाँ से भाग चुके थे। अब हमें यहाँ पर दूसरी फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर आकी और नोवा यहाँ पर बात कर रहे थे। आकी ने नोवो को यहाँ पर बाकी के लोगों को अपने साथ ट्रेन करने के लिए बुलाया था और वो उसे भी 2nd डिवीज़न ज्वाइन करने का ऑफर देता है। नोवो कहता है कि 2nd डिवीज़न काफ़ी खून खराबे वाला एरिया है, लेकिन अगर सब कुछ सही से चलता रहा तो आने वाले 5 सालों के अंदर वो भी एक वाइस कैप्टन बन जाएगा। नोवो बताते कि जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा वो आकी को भी अपने साथ मिला लेगा, और इस पर आकी उसका शुक्रिया कहता है। इस सब के बाद आकी और एंजल डेविल दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं। एंजल डेविल आकी से पूछती है कि तुम तो 5 सालों में मर जाओगे और ये बात तुमने उन लोगों को क्यों नहीं बताई। अकाई ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और एंजल बताती कि उसे ये बात पावर ने बताई है। अकाई कहता है कि पावर कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। अब वो एंजल को ये बात सीक्रेट रखने को कहने लगता है। एंजल अकाई को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकी कहने लगता है और आकी पूछता है कि मैं लकी कैसे हो, तो वो बताता है कि वो मर जाएगा और उसकी ये भी इच्छा है कि काश वो भी मर सकता क्योंकि उसे काम नहीं करना पड़ता। और तुरंत से नोवो आकी को नीचे बुलाने लगता है। नीचे जाकर ये लोग देखते हैं कि शार्क डेंजी के साथ घायल पड़ा हुआ है। शार्क डेविल काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, लेकिन कैसे भी करके वो आकी को बताता है कि बॉम्ब डेविल आ चुकी है और बॉम्ब डेविल गन डेविल की ही साथी है। आकी अब शार्क से पूछता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता, लेकिन शार्क नहीं बताता। आकी उसे जान की धमकी देने लगता है। शार्क बताता है कि उसने माकी माँ से वादा किया है कि वो इस बारे में नहीं बताएगा, वरना वो वैसे भी मारा जाएगा। और इतनी ही देर में शार्क को फिर से बॉम्ब डेविल की महक आने लग जाती है और वो बताता है कि रीज यहाँ पर आ चुकी है। और दूर एक गली के अंदर हम एक लेडी की परछाई देखते हैं। नोवो उसे रोकने के लिए जाता है। नोवो कहता है कि ये एक एंटी डेविल फैसिलिटी है और यहाँ पर किसी भी सिविलियन की एंट्री मना है, तो आप वहीं पर रुक जाइए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रीज खड़ी हुई थी, जो कि बताती है कि मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक बड़ा सा डेविल पड़ा हुआ है। घायल पड़ा हुआ डेंजी भी समझ चुका था कि ये रीज की आवाज़ है। और दूसरी तरफ नोवो सोच रहा था कि जब किसी के पीछे कोई डेविल पड़ा होता है तो क्या वो इतना ज़्यादा खुश होता है। नोवो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करने को कहने लगता है। नोवो आके से पूछता है कि क्या तुम्हें सुंदरी का नाम पता है, और यहाँ पर आका बताता है कि यहाँ पर फ्लर्ट करना मना है, खासकर ऐसी सिचुएशन में। रीज अपने आप से बात करने लग जाती है और कहती है कि शायद ये तरीका काम नहीं करेगा, और वो अब ट्रांसफॉर्म करने को तैयार थी। वो अपनी रस्सी खींचने लगती है, लेकिन इससे पहले ही नोवो अपने 2 आदमियों को आगे बढ़ा देता है और आकी को डेंजी को वहाँ से ले जाने को कहता है। वो आकी से कहता है कि चले जाओ जल्द से जल्द यहाँ से, और ये उसका आकी के ऊपर एक एहसान रहा। इस सब के बाद वो दोनों ही लोग रीज की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर देते हैं और रीज की नाक से यहाँ पर खून निकलने लगता है। वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने रीज की बॉडी के अंदर फंगस ग्रो कर दिया है। रीज उन्हें बुरी तरह से देखने लगती है और अपने गले की पिन खींच लेती है और वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। रीज अपना गला अपनी बॉडी से अलग करने के बाद वो अपना गला पकड़कर उन दोनों की तरफ ही फेंक देती है। अब पागलों की तरह ये सभी लोग उसके सर को घूरने लग जाता है और तभी उसका सर बॉम्ब डेविल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक आदमी के हाथ को काट लेता है। बाकी के लोग भी धीरे धीरे करके वहाँ पर पहुँच रहे थे और नोवो बताता है कि उस बॉडी को आकी के पास जाने से रोको, लेकिन रीज की बॉडी धीरे धीरे आकी के पास जा रही थी। नोवो उसे रोकने के लिए फॉक्स को समोन करता है, लेकिन फॉक्स उसके बिल्कुल काम नहीं आता और वो यहाँ पर उसकी बॉडी को जकड़ लेती है। दूसरी तरफ बॉम्ब डेविल सभी को बड़ी बेरहमी के साथ मार रही थी और वहाँ पर तभी कुछ लोग गन्स लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन बड़ी आसानी के साथ वो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका कर देती है जिसमें सभी के सभी लोग मर जाते हैं। नोवो उसकी तरफ फॉक्स से वार करने लगता है, लेकिन वो उससे भी बच जाती है। नोवो की हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी और उसका एक हाथ भी चला गया था, लेकिन फिर भी वो लड़ाई करने को तैयार था। बॉम्ब डेविल नोवो के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी थी और वो बताती कि तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो, और तभी पीछे से कोई कौन कहता है और वहाँ पर एक बड़ा सा फॉक्स आ जाता है जो कि बॉम्ब डेविल को खा चुका था। हम देखते हैं कि वहाँ पर 2nd डिवीज़न का वाइस कैप्टन आ चुका था और वो उससे पूछने लगता है कि क्या फॉक्स तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया था, और इसी सब के साथ वो फॉक्स बताता है कि इसका स्वाद तो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। अब फॉक्स बॉम्ब डेविल को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इस सब के बाद हम आकी को देखते हैं जो कि डेंजी, शार्क फिend और एंजल को साथ में लेकर कहीं पर जा रहा था। आकी एंजल को इन दोनों को ही अपना खून पिलाने को कहने लगता है ताकि ये दोनों ही हील हो सकें, और इसी सब के साथ फ्यूचर डेविल आकी को एक बहुत गंदा फ्यूचर दिखाने लगती है और कुछ ही देर के अंदर उसकी गाड़ी के सामने बॉम्ब डेविल आकर खड़ी हो जाती है। वो आकी को वाइस प्रेसिडेंट और नोवो का हेड दिखाने लगती है। वो बताती है कि अब वो बाकी के लोगों को नहीं मारना चाहती, तो तुम्हारे लिए यही चीज़ अच्छी होगी कि तुम डेंजी को मेरे हवाले करके यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि एंजल यहाँ पर डेंजी और शार्क को अपना खून पिला रहा था।
अब आकी जल्द से जल्द वहाँ से गाड़ी भगाने लगता है। बॉम्ब डेविल अपनी सुपर स्पीड के साथ उसकी गाड़ी की छत पर सवार हो जाती है और उसे उखाड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वायलेंस डेविल आ जाता है और बॉम्ब डेविल को इतनी ज़ोर से लात मारता है कि वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर एक नया ही शोडाउन शुरू हो जाता है वायलेंस डेविल और बॉम्ब डेविल के बीच में। वायलेंस डेविल बॉम्ब डेविल को काफ़ी ज़ोर की लात मारता है और वहाँ पर ज़मीन के अंदर ही छेद हो जाता है, लेकिन बॉम्ब डेविल को कुछ नहीं होता। और ये देखकर वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पर लात मारी थी। अब वो चिल्लाते हुए बताता है कि कोबेनी प्लान चेंज हो गया है और वो भागकर एक कमरे के अंदर जाकर छुप जाता है। कोबेनी भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बॉम्ब डेविल ने उसे देख लिया है, वो वहीं पर ज़मीन पर लेट जाती है। वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगी, प्लीज़ मेरे ऊपर इस बार दया कर लो। अब बॉम्ब डेविल फिर से उसका पीछा छोड़कर आकी का पीछा करने लगती है, लेकिन इस वक्त तक हमारा हीरो खून पीकर तैयार हो चुका था, यानी कि डेंजी होश में आ चुका था। एंजल उसे संभल कर रहने को कहने लगती है, क्योंकि हमारे पीछे बॉम्ब डेविल पड़ा हुआ है। यहाँ पर इनका रेडियो भी खराब हो चुका था और आकी का दिमाग खराब होने लगा था। वो बताता है कि अगर डेविल उनके सामने आई तो वो उसे गाड़ी से ठोक देगा और मैं डेंजी को उसे ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब तक डेंजी चेनसो मैन के अंदर तब्दील हो चुका था और वो कार की छत काट देता है। आकी उससे कहता है कि उसके अंदर अभी भी खून की कमी है, तो उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। डेंजी जोरों से चीखते हुए कहता है कि मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उन सभी ने मुझे मारने की कोशिश करी है और इस बार मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। वो कहता है कि सभी लोगों को चेनसो मैन का दिल चाहिए, लेकिन डेंजी के दिल का क्या, मेरे दिल की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बॉम्ब डेविल कहती है कि वो सच में डेंजी को पसंद करती है और यहाँ पर वो डेंजी को अपनी बात के अंदर ट्रिकी करने वाली थी कि तभी आकी उसे होश में लेकर आ जाता है और वो बताता है कि वो तुम्हें सिर्फ बहका रही है। चेनसो मैन कहता है कि उसके साथ माँ की माँ है और अब उसकी वजह से कोई नहीं मरने वाला। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और बॉम्ब डेविल डेंजी से कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक असली लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अब चेनसो मैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कहने लगता है कि क्या तू मुझे सिखाएगी? अच्छा तो ठीक है, तू मुझे अब सिखा। और इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। डेंजी और बॉम्ब डेविल दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और डेंजी के अटैक करने से पहले ही बॉम्ब डेविल वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है और इससे पहले कि डेंजी को समझ पाता वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। वो उसे लात मार देती है और डेंजी बिल्डिंग तोड़कर आगे पहुँच जाता है। डेंजी को लग रहा था कि उसने बॉम्ब का अटैक ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उसने अपनी उंगली चेनसो के ऊपर रख दी थी और यहाँ पर हो जाता है एक बड़ा सा ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उस जगह के पूरे ही चीथड़े उड़ जाते हैं। बॉम्ब डेविल चेनसो मैन से कहने लगती है कि उसे अभी तक उसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है और चेनसो मैन यहाँ पर धुएं को चीरते हुए एकदम उसके पास आ जाता है। वो बॉम्ब पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी बॉम्ब उसके चेहरे पर अटैक कर देती है और एक और धमाका हो जाता है। अब वो डेंजी पर एक और हमला करती है, जिस वजह से डेंजी हवा में उड़ने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाता है। इस सब के बाद वो डेंजी के ऊपर आ जाती है और अपने पैर को एक मिसाइल में तब्दील कर लेती है और डेंजी के ऊपर छोड़ देती है। उस मिसाइल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि डेंजी की पूरी बॉडी ही फट जाती है। इस सब के बाद भी डेंजी अपनी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर कर रहा था और ये बॉम्ब डेविल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो डेंजी के ऊपर एक और बड़ा सा ब्लास्ट करती है और इस सब के इम्पैक्ट के बाद उसका सिर्फ सिर और दिल ही बचा था। उस मिसाइल के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर पूरी जगह ही तहस नहस हो चुकी थी और वहाँ पर कुछ सिविलियंस भी छुपे हुए थे। उस जगह को पूरी तरह से तहस नहस करने के बाद बॉम्ब उस जगह से जा रही थी और वो भी सिविलियंस के ऊपर अपना पैर रखते हुए। सिविलियंस के बीच में आकी भी छुपा हुआ था ताकि वो बॉम्ब का पीछा कर सके और जैसे ही वो उसे पता चलता है कि बॉम्ब आगे निकल चुकी है, वो अपनी तलवार लेकर उसका पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही वो उसका वो हाथ काट देता है जिससे उसने चेनसो का सर पकड़ा हुआ था। आकी बॉम्ब पर फिर से हमला करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब बॉम्ब डेविल आकी पर हमला करने लगती है, लेकिन अपनी फ्यूचर डेविल की पावर होने की वजह से वो बच जाता है। इस सब को जानते हुए बॉम्ब अपने हाथों के अंदर कुछ चेंज करने लगती है और वो अपने हाथों को मिसाइल में तब्दील कर लेती है। वो उस मिसाइल को आकी की तरफ छोड़ने लगती है और आकी भले ही तेज़ था, उसके पास फ्यूचर डेविल की पावर थी, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं था। वो जगह भी अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन हम देखते कि वायलेंस आकर यहाँ पर आकी को बचा लेता है। वायलेंस कहता है कि बाल बाल बच गए तुम तो, और आकी बताता है कि उसने पहली बार ऐसा डेविल देखा है जो कि इतना ज़्यादा तेज़ है। बॉम्ब इन दोनों से कहने लगती है कि ये तो ज़्यादा अनफेयर हो रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ और तुम 2 लोग हो और मेरी बॉडी के अंदर खून की भी कमी होने लगी है। अब वायलेंस आकी से पूछने लगता है कि क्या हमें इस पर ज़रा सी भी दया करनी चाहिए कि नहीं बॉस। आकी बताता है कि उसे इस पर ज़रा भी दया करने की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब बॉम्ब भी कहती है कि टाइम्स अप और वहाँ पर टाइफून आ जाता है। वायलेंस कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई। दूसरी तरफ एंजल एक अधमरे सिविलियन के पास जाता है और उसे यहाँ पर चूमने लगता है। इस सब के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें ज़रूर हेवन मिलेगा और फिर वो उसका खून डेंजी को पिलाने लगता है। अब खून पीने के बाद डेंजी काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर हो चुका था और शार्क ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। शार्क कहता है कि मेरी चेनसो डेविल किसी से कम नहीं है और वो यहाँ पर चेनसो मैन की जय जयकार के नारे लगाने लगता है। एंजल चेनसो मैन से कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रीज ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसके हाथों मारे जाओ या उसे मार दो। अब डेंजी बताता है कि वो भी चाहता तो उसे मार नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इसलिए वो उसे नहीं मार पा रहा।
अब एंजल यहाँ शार्क से पूछने लग जाती है कि तुम्हें इस सब के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम यहाँ पर सारी बात रिवील करना शुरू कर दो। और यहाँ उसका मतलब चेनसो मैन की पावर्स के साथ था। शार्क बताता है कि चेनसो मैन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं, लेकिन मूव करते वक्त वो अपने पैरों का ही नहीं बल्कि अपनी चेनसो की चेन का भी इस्तेमाल करते हैं। और डेंजी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगते कि कटाना मैन भी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके काफ़ी तेज़ी के साथ मूव किया करता था, और बॉम्ब भी अपने धमाकों की मदद से काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ से वहाँ पहुँच जाया करती है। अब डेंजी यहाँ पर सोचने लगता है कि इन सब की तरह मुझे भी कोई अलग तरीका निकालना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं तेज़ी के साथ मूव कर सकूँ। और यहाँ पर शार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। इस सब के बाद वो शार्क को ट्रांसफॉर्म होने को कहने लगता है और शार्क यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस सब के बाद डेंजी अपनी चेनसॉ उसके अंदर फंसा देता है ताकि वो तेज़ी के साथ मूव कर सके। डेंजी कहता है कि वो ये चीज़ समझ गया, उसे शार्क के ऊपर घोड़े की तरह सवारी करनी होगी। और बेचारा शार्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। एंजल कहती है कि तुम्हें अपनी चेन को इधर उधर फेंक कर बिल्डिंग्स के ऊपर स्विंग करना चाहिए, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन चेनसॉ मैन अपना मूड बना चुका था। चेनसॉ मैन शार्क की सवारी करते हुए आगे पहुंच जाता है और यहाँ पर रीज उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसे पता नहीं ये चीज़ क्यों काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही थी। दूसरी तरफ टाइफून भी यहाँ पर रेडी बैठा हुआ था क्योंकि उसे भी चेनसॉ मैन का दिल ही चाहिए। बॉम्ब डेविल कहती है कि उसने ट्रांसफॉर्म करके फिर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर ली है और उसे रिकवर नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आकी और एंजल टाइफून डेविल के द्वारा पैदा किए गए टाइफून से बचने की कोशिश कर रहे थे, और वॉयलेंस बेचारा कोने में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि मॉन्स्टर्स की लड़ाई में उसका क्या काम। अब टाइफून चेनसॉ मैन पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वार करता है और शार्क उससे बाल बाल बचता है। अब चेनसॉ मैन बॉम्ब की एक टांग काट देता है और टाइफून अब उसे अपना खून पिलाने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर सके। दूसरी तरफ एंजल तूफान के अंदर उड़ने वाली थी लेकिन आकी उसे बचा लेता है। वो एंजल को किसी भारी चीज़ को पकड़ने के लिए कहने लगता है, लेकिन एंजल कहता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो बाकी को अपने आप को छोड़ने के लिए कहने लगता है, लेकिन आकी ऐसा करने को तैयार नहीं था। एंजल कहता है कि वो तो हर समय से मरना ही चाहता था और आज उसका फाइनली दिन आ चुका है। आकी की ग्रिप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढीली हो चुकी थी, लेकिन तभी वो एंजल का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने काफ़ी ज़्यादा करीब खींच लेता है। एंजल अब आकी पर गुस्सा करने लगता है। वो बताता है कि क्या तुम्हें मरना है, तुमने मेरी जान आखिर क्यों बचाई। आकी अब खुद भी बताता है कि इससे उसकी ज़िंदगी के कितने दिन कम हो चुके हैं, और फिर एंजल बताता है कि उसके सिर्फ 2 महीने कम हुए हैं। आकी अब एंजल से कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच में मरना है तो तुम्हें कहीं और जाकर मरना होगा, मेरी आंखों के सामने नहीं, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को मरते हुए देख चुका हूँ। दूसरी तरफ चेनसॉ मैन शार्क टेल के ऊपर बैठकर टाइफून के ऊपर अपनी आरी चलाया जा रहा था, और इस चीज़ से टाइफून डेविल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। चेनसॉ मैन यही सोच रहा था कि आखिर रीज कहाँ चली गई, और तभी रीज उसके ऊपर से आ जाती है जो कि उस पर मिसाइल से वार करती है, और एक काफ़ी बड़े ब्लास्ट के साथ शार्क नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि चेनसॉ मैन शार्क के मुंह से बाहर निकल रहा था, यानी कि शार्क ने उसे अपने आखिरी वक्त में बचा लिया और उसने सारा का सारा डैमेज अपने ऊपर ले लिया था। डेंजी अब शार्क को थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। चेनसॉ मैन फिर से बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगता है और बॉम्ब कहती है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते। चेनसॉ मैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इस सब के बाद एक लेज़र बीम की मदद से वो डेंजी का एक हाथ खराब कर देती है और डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर वो कब तक भागने वाला है। वो उसे अपने हाथों मर जाने को कहने लगती है, लेकिन डेंजी कहता है कि तुमने मुझे स्विमिंग सिखाकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। और बॉम्ब कहती है कि क्या तुम यहाँ से तैर कर भागने वाले हो। चेनसॉ मैन अपनी रस्सी फिर से खींच लेता है, लेकिन तभी बॉम्ब उस पर एक और लेज़र से वार करती है, जिस वजह से उसका दूसरा हाथ भी चला जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी डेंजी के हाथों से चेन निकलने लगती है और वो अपनी दोनों चेन्सों को बॉम्ब डेविल की तरफ फेंक देता है, और इसकी मदद से उसने बॉम्ब डेविल को काफ़ी ज़ोरों से जकड़ लिया था। डेंजी उसके कान में कहने लगता है कि क्या वो पानी के अंदर एक्सप्लोड हो सकती है, और वो उसे लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। और अब हम देखते हैं कि रीज, डेंजी और शार्क पानी के किनारे बैठे हुए थे और डेंजी यहाँ पर समुद्र की तरफ देख रहा था, और तभी हम देखते हैं कि रीज को होश आ जाता है। अब अगर डेंजी चाहता तो वो रीज को मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा, इसीलिए रीज उसे पूछती कि उसने उसे क्यों बचाया। डेंजी बताता है कि वो अब तक की सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा है और अगर उसे अच्छा खाना खाने को मिल जाता है तो वो सारी बुरी बातें भूल जाता है, और शायद इसीलिए डेंजी ने उसे नहीं मारा और वो यहाँ पर जिंदा है। इस सब के बाद डेंजी कहता है कि वो चाहे तो उसे पब्लिक सेफ्टी के हवाले कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। रीज अब डेंजी से कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। और डेंजी यहाँ पर मुस्कुराते हुए जवाब देने लगता है। वो बताता है कि अगर वो कभी मरता है तो एक सुंदर लड़की के हाथों ही मरना चाहेगा। और रीज यहाँ पर उसकी बात काटते हुए कहती है कि तुम्हें कहीं सच में तो नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहती है कि जितनी भी बातें उन दोनों के बीच में वो सिर्फ एक झूठ था, सिर्फ एक दिखावा। इस सब के बाद डेंजी एक अजीब सा फेस बनाने लगता है और रीज उसे काफ़ी गंदी निगाहों से देखने लगती है। रीज बताती है कि वो यहाँ पर लड़ाई करते हुए हार चुकी है और वो यहाँ से जा रही है। इस सब के बाद डेंजी रीज को जाने नहीं देता और उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ भागना चाहती हो। रीज कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार रखा है।
और फिर भी वो उसे जाने दे रहा है। वो बताती है कि वो एक क्रिमिनल की मदद कर रहा है, लेकिन डेंजी यहाँ पर कहने लगता है कि एक आदमी वही करता है जो वो हमेशा से करना चाहता है और वो अभी भी उसे पसंद करता है। इस सब के बाद डेंजी ये भी कहता है कि चाहे अभी तक की सारी बात झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि तुमने मुझे तैरना सिखाया है। ये बात सुनकर रीज उसके काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है और उसके गालों पर एक जगह पर दबा देती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। डेंजी अब मूव होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मूव नहीं कर पाता। इस सब के बाद रीज उसे मुड़कर कहती है कि उसे ज़रा सी अक्ल की ज़रूरत है। इस सब के बाद रीज वहाँ से चली जाती है और डेंजी ज़ोर ज़ोरों से उसे आवाज़ लगा रहा था। वो चिल्लाते हुए बताता है कि वो शाम में उसका कैफ़े के अंदर वेट करेगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इस सब के बाद वो बीम को भी उठाने लगता है, लेकिन वो भी नहीं उठता। इस सब के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस मौजूद थी। और फिर इस जगह पर हम किशिबी और आकी को बताते हैं। किशिबी आकी को इस सिक्योरिटी का रीज़न बताने लगता है। आकी, क्या तुम एक बात जानते हो? सोवियत वालों की मदर उनसे हर समय कहा करती थी, आर्मी के बेसमेंट के अंदर एक खुफिया कमरा है जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते। उन बच्चों को कभी आज़ादी भी नहीं दी जाती और उनकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अभी कुछ समय पहले तक इस सब को एक कहानी ही माना जाता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ये प्रूव हुआ है कि ऐसा कमरा सचमुच में एग्जिस्ट करता था और उस कमरे में बंद बच्चों में से एक रीज भी थी। और यहाँ पर हमें ये भी याद आता है कि एक एपिसोड के अंदर हमने रीज को रशियन बोलते हुए देखा था, जो कि इस बात को अच्छी तरह से प्रूव कर देता है। दूसरी तरफ हम रीज को देखते हैं जो उसी जगह पर डोनेट करने गई थी जहाँ पर डेंजी गया था, और वो सभी लोग यहाँ पर रीज को भी एक फूल देते हैं। हमें अब ये भी पता चलता है कि उस कमरे में रहने वाले बच्चों को गुआना पिग्स कहते हैं। हम रीज को एक ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं और उसे फूल देखकर डेंजी की याद आने लगती है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसी कैफे पर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही उसके पास काफ़ी ज़्यादा चूहे आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे चूहे कहने लगते हैं मैं भी। और हम देखते हैं कि उस जगह पर माकीमा पहुंच जाती है और वो कहती है कि उसे हमेशा से ही गांव के चूहे पसंद है। वो एक चूहे से कहती है कि बर्फ़ पड़ने से पहले उसे बिल खोल लेने चाहिए, वरना वहाँ पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो चूहों को मार दे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो चूहे सारी फसल बर्बाद कर देंगे। और इसीलिए माकीमा को गाँव के चूहे पसंद है क्योंकि उन्हें उसे मरता देख शांति मिलती है। इस सब के बाद रीज ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, लेकिन माकीमा एक ब्लेड की मदद से उसका हाथ काट देती है। फिर रीज पीछे से माकीमा पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से एंजल उसे मार देता है और माकीमा उसके आखिरी दम तक रीज को ट्रांसफॉर्म होने नहीं देती। और अब रीज मरते मरते बताती कि उस दिन उसने डेंजी को सिर्फ इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि वो खुद भी कभी स्कूल नहीं गई थी। इस सब के बाद हम देखते हैं कि माकीमा एंजल से पूछने लगती है कि वो आकी को अपने साथ क्यों नहीं लाया। एंजल बताता है कि वो नहीं चाहता कि आकी किसी लड़की का खून करे। फिर आखिर में हम देखते हैं कि एंजल माकीमा से पूछने लगता है कि क्या शहर एक अच्छी जगह है। दूसरी तरफ डेंजी रीज का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन आधी रात हो चुकी थी और कैफे को बंद करने का समय हो चुका था। और कैफे का मालिक डेंजी से कहता है कि उसे रीज को भूल जाना चाहिए क्योंकि अब वापस वो लौट कर नहीं आने वाली। और डेंजी उस आदमी की बात को अनसुना कर देता है और तभी उस शॉप का दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ से कोई आ रहा था। डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से पावर निकल कर आई है।